बनाए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। साथ ही 14 अप्रैल से समाजवादी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया है। आरबीआई ने तीसरी तिमाही की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। रेपो रेट और रिजर्व वर्ष रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद लोन महंगा होने के आसार हैं। दक्षिण अफ्रीका के बाद अब न्यूजीलैंड में भी कटी नाक। 7 विकेट से हैमिल्टन वनडे हारकर सीरीज भी हारा भारत। धोनी की टीम ने दिया था 279 रन का लक्ष्य। नमस्कार, इलाके की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। प्रदेश का एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खास पहचान रखता है, और यह पहचान उसे देती है उसकी खूबसूरत कालीनें। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जर्मनी के हैनोवर में विश्व कारपेट मेले में भदोही के कालीन उद्योग को हाल ही में अवार्ड मिला है। जी हां, भदोही दुनिया भर में कालीन नगरी के नाम से मशहूर है। एक वक्त वो भी था जब देश के कुल कालीन निर्यात में से 50% हिस्सा भदोही मिर्जापुर का हुआ करता था। पर एक सच ये भी है कि यहाँ का कालीन उद्योग अब बदहाल होता जा रहा है। वहीं बीते 5 सालों में इलाके में मूलभूत सुविधाओं पर भी कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है। आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे भदोही की। जर्मनी के हैनोवर में विश्व कारपेट मेले में भदोही के कालीन को बेस्ट डिजाइन अवार्ड से नवाजा गया था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भदोही के कालीन की खूबसूरती के कदरदान दुनिया भर में है। पर एक सच ये भी है कि भदोही का कालीन उद्योग अब सिमट कर रह गया है। देखिए रिपोर्ट। कालीन बनाते ऐसे तजुर्बेकार हाथ ही यहाँ की पहचान है। इन हाथों का हुनर जब बारीक बुनाई पर उभरता है तो यूं लगता है कि जैसे इंद्रधनुष की छटा जमीन पर उतर आई हो। भदोही की आन बान शान बढ़ाते कालीन उद्योग की जड़ें मुगल काल से जुड़ी हैं। कहते हैं कि गंगा किनारे कालीन बनाने का ये हुनर इनके पुरखों को ईरानियों के जरिए मिला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि आदत बन गया। और नतीजा ये हुआ कि गंगा के किनारे बसे इस छोटे से शहर को कालीन नगरी के तौर पर पहचान मिल गई। हमारा एक कालीन उद्योग लगभग 200 वर्ष पुराना है। कालीन बुनाई की शुरुआत माधव सिंह से हुई, जहां अकबर के दौर में कुछ बुनकर आए, उन्होंने कालीन बुनाई सिखाई और 2 वर्षों से भदोही के कालीनों को एक पहचान बनी। ये हाथों की कलाकारी का ही कमाल है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश तक में इस हुनर के कदरदानों की कमी नहीं है। और इसी मेहनत का नतीजा है कि भदोही का नाम आते ही सबके जहन में खूबसूरत और बड़ी तबीयत से तैयार किए गए रंग बिरंगे कालीनों का अक्स तैर जाता है। इसकी बानगी जर्मनी में इसी साल हैनोवर मेले में देखने को मिली, जहां भदोही के 91 कालीन इम्पोर्टर्स ने हिस्सा लिया। यहाँ के कुशल बुनकरों की बदौलत भदोही को जीई रजिस्ट्रेशन भी मिल चुका है, जिसकी वजह से इस इलाके में बनाए गए कालीनों पर भदोही का टैग लगा होता है। भदोही की एक बड़ी आबादी कालीन के व्यवसाय से जुड़ी है और हजारों लोगों की रोजी रोटी का सहारा यही कालीन उद्योग है, जिसके जरिए इन लोगों को सम्मान और पहचान दोनों ही मिली है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1961 से 1962 के बीच देश से करीब 450 करोड़ रुपए की कालीनों का निर्यात किया गया। उसके बाद से ये ग्राफ लगातार बढ़ता रहा। 2006 से 2007 के बीच देश से 3674 करोड़ रुपए का कालीन निर्यात हुआ। इस बीच ऐसा दौर भी रहा जब देश के करोड़ों के कालीन निर्यात टर्नओवर में करीब 50% हिस्सा भदोही और मिर्जापुर का रहा। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की कहानी है जब कालीन उद्योग अपने स्वर्ण काल में था। अभी तस्वीर अलहदा है।
हालात बदले हैं और भदोही के कालीन उद्योग पर हालात की मार कुछ यूं पड़ी कि ये उद्योग अब सिमटने लगा है। वो भी तब जब देश से कालीन का निर्यात बढ़ा है। सवाल बड़ा है कि आखिर भदोही का कालीन उद्योग फिर बदहाल क्यों है। भदोही संसदीय सीट बीएसपी के कब्जे में है और यहाँ से गोरखनाथ पांडे सांसद हैं और सांसद होने के नाते क्षेत्र की जीवन रेखा बन चुके कालीन उद्योग की बेहतरी के लिए काम करने की उम्मीद भी उन्हीं से है। अब सवाल ये कि क्या बीते 5 सालों में इस ओर कोई ठोस पहल की गई। भदोही कालीन उद्योग के नाम से कालीन के लिए जाना जाता है। कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए माननीय सांसद जी द्वारा कई सराहनीय कार्य कराए गए और इसको कालीन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए सदन में बार बार प्रश्न उठाया गया और कालीन का एक बड़ा मार्केट यहाँ पे विकसित हो सके उसके लिए सांसद जी द्वारा बहुत प्रयत्न किए गए, परंतु दुर्भाग्यवश कुछ दिन बाद ही हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई और वर्तमान में जो सरकार है उसकी कुछ नीतियां विकास के कार्यों में बाधा बनती रही। तो सुना आपने, बीएसपी के नेता अपने सांसद महोदय की पीठ थपथपा रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ भी कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अगर सांसद निधि पर गौर किया जाए तो बीते 5 सालों में निधि से एक भी रुपया सीधे तौर पर कालीन उद्योग की तरफ खर्च नहीं किया गया। नेताओं के वादे भी हैं, दावे भी हैं, पर इसका सूरत हाल यहाँ के बुनकर कुछ इस तरह बयां कर रहे हैं कि वही रोज करते हैं, रोज खाते हैं, घाटा ही घाटा है, फायदा कुछ नहीं है, कोई कमाई धमाई नहीं है। दूसरा सरकार से कोई व्यवस्था नहीं मिली है। बुनकर का भी दिए थे वो भी नहीं कुछ आया, कई बार ऐसा किया कुछ नहीं मिला, लाभ कुछ नहीं मिल रहा है कोई भी सरकार हो। बचपन से कालीन का काम करते हैं, हम लोग को न तो मजदूरी अच्छी तरीके से मिलता है, बिनाई कर देते हैं साहब तो उसमें ये कर गया वो कर गया कह के हम लोग का मजदूरी काट दिया जाता है, न तो अच्छी तरीके से पैसा दिया जाता है। ये में तो 20-25 के कमाई होता है, ज्यादा कौन काम होता है। हमको तो 10 साल हो गया नसाने ये काम करते हैं, दुखे सुखी रुखी बना तक और क्या कहें। इस कारोबार की हालत सबसे ज्यादा मंदी के दौर में खराब हुई। उद्योग पर संकट आया तो कई बुनकरों ने महानगरों की तरफ पलायन किया और वो उसके बाद लौटकर नहीं आए। कालीन के लिए ऑर्डर आए भी तो उसे बनाने के लिए बुनकर भदोही में नहीं मिले और निर्यात दिन पर दिन घटता रहा। ऐसे में इस उद्योग से जुड़े लोग प्रशिक्षण देने की मांग करते रहे हैं। वहीं इस क्षेत्र के बुनकरों और कालीन निर्माताओं का साफ आरोप है कि इस उद्योग पर तमाम तरह के टैक्स लगाए गए, कोई ठोस पैकेज नहीं दिया गया और अगर कोई योजना आती भी है तो उसका लाभ यहाँ के बुनकरों तक नहीं पहुँचता है। पहले सहयोग मिलता था लेकिन अब सरकारों ने हमारे ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार ने भी हमारी पूरी उपेक्षा की है। कारपेट सिटी इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि वॉशिंग और डाइंग के जो भी काम कालीन को होंगे वो शहर से बाहर होंगे और उस एरिया को कारपेट सिटी नाम दिया गया और वहाँ पे सारी यंत्र लगाए जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे केमिकल हो, दूषित जल हो या जो हानिकारक वस्तुएं कालीन की होती हैं वो सारे जो है शहर से बाहर हों, जिससे जो है भदोही का वातावरण प्रदूषित न हो। लेकिन विदा जो है अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। भदोही का कालीन उद्योग संकट में है पर जनप्रतिनिधियों को इसकी याद तब आती है जब मौसम चुनावी हो। लेकिन उस उद्योग को और बुनकरों को दरकार है तो सिर्फ वादों और कसीदों की नहीं बल्कि ठोस और ईमानदार कदम की, ताकि कालीन नगरी का कालीन एक बार फिर अपनी खोती हुई पहचान को पा सके। भदोही से दिनेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1994 में भदोही को जिला घोषित किया गया। वहीं 2008 में परिसीमन के बाद यह संसदीय क्षेत्र बना और 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। पर क्या तब से इस इलाके की तस्वीर में फर्क आया है? क्या कहती है यहां की राजनीति और कैसी है इलाके की तस्वीर? देखिए रिपोर्ट। 30 जून 1994 वो तारीख थी जब मिर्जापुर जिले की 3 विधानसभा सीटें भदोही, ज्ञानपुर, औराई और इलाहाबाद की प्रतापपुर और हंडिया विधानसभा सीटों को मिलाकर भदोही जिला बनाया गया। भदोही को अलग जिला बनाने का मकसद पिछड़े इलाकों का विकास करना था, जबकि साल 2008 में डिलिमिटेशन के बाद इसे लोकसभा सीट बनाया गया।
इस लोकसभा सीट में मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में आने वाली 3 विधानसभा सीटें और फूलपुर संसदीय क्षेत्र की 2 विधानसभा सीटें शामिल की गयी। संसदीय क्षेत्र बनाए जाने के बाद पहली बार साल 2009 में यहाँ लोकसभा चुनाव हुए। 2009 से पहले भदोही लोकसभा क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा मिर्जापुर लोकसभा सीट में आता था। 2009 से पहले ये सीट 2 बार बीजेपी, 3 बार एसपी और 3 बार बीएसपी के खाते में गई। वहीं इन सालों में कांग्रेस जहां कोई मुकाम नहीं बना पाई, इस जिले के राजनीतिक इतिहास से जुड़ा एक दिलचस्प नाम भी है और वो है दस्यु सुंदरी फूलन देवी का, जो 2 बार एसपी की टिकट पर इस इलाके में जीती थी। बीते 5 सालों में बीएसपी से गोरखनाथ पांडे इस इलाके के सांसद रहे हैं, जो मूल रूप से भदोही के ही रहने वाले हैं। ऐसे में ये सोचना और कहना गलत नहीं होगा कि वो इलाके की तस्वीर के हर पहलू से वाकिफ है। पर क्या बीते 5 सालों में उन्होंने इलाके के विकास के लिए काम किया? सांसद जी ने इस पूरे लोकसभा में अथक परिश्रम, अथक मेहनत करके, जैसे हमारे यहाँ जनपद में कई गाड़ियां नहीं रुकती, व्यवसायी प्रवृत्ति के जो लोग हैं आने जाने में उनको कठिनाई होती है, जैसे भदोही हुआ, सुरज्ञानपुर स्टेशन हुआ, उन्होंने इस मांग को रखा। कई गाड़ी का ठहराव करने का भी प्रयास किया, कई गाड़ी यहाँ ठहर भी रही, रुक भी रही हैं। माननीय सांसद जी पेयजल की समस्या को लेकर के वहां प्रश्न किए, गरीबों के लिए हैंडपंप, आवास और रोड बनवाने का काम किया, खड़ंजा बिछवाने का काम किया। भदोही में बीएसपी का दावा है कि सांसद महोदय ने इलाके के विकास के लिए खूब मेहनत की है, लेकिन विरोधी दल उनके इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखता। देखने में तो लग रहा है कि सिर्फ कागज पे जो है सांसद निधि के पैसे का खर्च किया गया है। आज आप ग्रामीण क्षेत्र में निकलेंगे, जितने प्रधानमंत्री सड़क बनाए गए हैं सब में गड्ढा युक्त सड़कें हैं, निम्न क्वालिटी के जो है वो वहाँ पे गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, पूर्ण रूप से डामर नहीं दिया गया है। आज सड़कें पूरी जर्जर पड़ी हुई हैं। शिक्षा के नाम पे, सर्व शिक्षा के नाम पे सिर्फ जो है कागज में ही चलाया जा रहा है। कांग्रेस भदोही में सांसद निधि के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी अपनी प्रदेश सरकार की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रही। विपक्षी दल चाहे जो भी कहें, लेकिन हमारी सरकार एकदम विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उसका नतीजा ये है कि पिछले 1.5 साल के अंदर हमारे जनपद में अरबों रुपए की सड़क की योजनाओं का काम शुरू हो चुका है, जिस पर धन भी आ चुका है। खैर, राजनीति से परे बड़ा सवाल यह है कि इन दावों और आरोपों के बीच जिले की जनता आखिर क्या सोचती है। भदोही संसदीय क्षेत्र में करीब 10,88,000 वोटर हैं, जिनमें से 5 लाख से अधिक महिला वोटर हैं। वहीं अनुमान के मुताबिक इलाके में 2 लाख की आबादी के साथ ब्राह्मण सबसे निर्णायक भूमिका में है। वहीं करीब 1.5 लाख मुस्लिम हैं और अनुसूचित जाति की आबादी 1,80,000 है। ऐसे में ब्राह्मण और अनुसूचित जाति का गठजोड़ चुनावों में अहम भूमिका निभा सकता है। सांसद निधि की बात की जाए तो सांसद गोरखनाथ पांडे ने सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा क्षेत्र में किया है। 2009 से 2010 में 1 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए गए। 2010 से 11 में सांसद निधि से 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें से अधिकांश राशि शिक्षा पर खर्च की गई। इसके अलावा बिजली और पानी के लिए सांसद निधि का इस्तेमाल किया गया। 2011-12 में 2,56,25,000 रुपए खर्च किए, जिसमें मूल रूप से शिक्षा, सड़क, पानी और शौचालय बनाने के लिए सांसद निधि का इस्तेमाल किया गया। 2012-13 के बीच सांसद निधि से कुल 5 करोड़ की राशि खर्च की गई, जिसमें से करीब 3 करोड़ रुपए प्रतापपुर और हंडिया विधानसभा सीटों पर खर्च किया गया। इन आंकड़ों से ये साफ है कि शिक्षा के क्षेत्र में सांसद गोरखनाथ पांडे ने अपनी सांसद निधि का सबसे ज्यादा हिस्सा खर्च किया है। पर क्या इतने खर्च के बाद भदोही की जनता और इलाके में पढ़ रहे छात्र मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से खुश है? यहाँ पे शिक्षा की स्थिति, जैसा कि हम आप लोग को भी पता होगा, हम भी बताना चाहेंगे, यहाँ पे शिक्षा की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सामने भवन बना हुआ है, यहाँ पे अभी कितने भी साल से मरम्मत नहीं हुआ है, जैसा कि पेंटिंग का भी कार्य नहीं चल रहा है। और यहाँ पे जब भी हमारे क्लास चलती है, क्लासेज यहाँ पे जब भी चलती है बीएससी की, तो वहाँ पे कभी कंडोलेंस हो जाता है, तो कभी छात्रों की तरफ से हंगामा हुआ, तो इसके लिए क्लास भी बंद कर दिए जाते हैं। सड़कों पर भी सांसद निधि का काफी हिस्सा खर्च किया गया, पर इलाके की सड़कें कितनी खस्ता हाल है ये आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ तक कि भदोही को जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क आज भी अंग्रेजों के जमाने की सिंगल रोड है। इसी समस्याओं को आधारभूत संगठित करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने 30 जून 1994 को भदोही एक एक्स्ट्रा जिला बनाया, और फिर भी बहरहाल वो समस्याएं आज तक, सड़क हो, पानी की समस्या है, सड़क अभी पूरी तरह चौतरफा विकास नहीं हो सका है। जो पुरानी सड़कें भी थी वो खस्ता हाल अभी तक पूर्ण रूप से सही नहीं है। यहाँ पर तो जीटी रोड की भी जो समस्या है उसे देखने से ऐसा लगता है कि इससे अच्छा ये नहीं होता।
सड़कें खस्ताहाल है तो पानी से लेकर बिजली की व्यवस्था से भी जनता खुश नजर नहीं आ रही है। यहाँ जो हमारे चुनाव प्रत्याशी रहते हैं चुनाव पीरियड में और मतलब या जनप्रतिनिधि जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वो लोग केवल सिर्फ चुनाव तक, जब तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है तब तक पब्लिक के बीच में रहना मतलब चाहते हैं। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई तो पब्लिक से उनका कोई वास्ता सरोकार नहीं रह जाता। आम जनता मूलभूत सुविधाओं के अभाव का रोना रो रही है तो वहीं किसानों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाके में 100 से ज्यादा नलकूप खराब पड़े हैं। वहीं जिले की औराई की चीनी मिल भी बंद पड़ी है। साथ ही इलाके में सरकारी यातायात की सुविधाओं का भी टोटा है। सिंचाई के साधन में इस समय ऐसा है कि ट्यूबवेल की एक भी नाली सही है ही नहीं। चारों तरफ मतलब चले जाइए ट्यूबवेल के बगल में ही पानी पूरा चूजा रहा है। और सिंचाई विभाग इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। किसानों की दिक्कत इस समय है कि जैसे नहर की फील्ड सफाई हो रही है, नहर भी नहीं चल रही है। 1994 में भदोही जिला बना तो लोगों को उम्मीद की नई किरण दिखाई थी। 2008 में हुए डिलिमिटेशन के बाद इसे अलग से संसदीय क्षेत्र बना दिया गया। लेकिन क्या इलाके की तस्वीर देखकर कहा जा सकता है कि वाकई विकास हुआ? 30 जून 1994 को इस जिले की नींव रखी गई। मकसद था कि इस पिछड़े इलाके का विकास हो। लेकिन अगर विकास की बात करें तो आज भी तस्वीर कुछ वैसी ही है। सड़कें आज भी अंग्रेजों के जमाने की हैं। तो यहाँ का कालीन उद्योग दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा है। अब देखना है कि किसके सिर जीत का ताज जनता बांधती है। भदोही से दिनेश पटेल, जी मीडिया। इलाके की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। पुश करो, खुश रहो। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी। लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम 2-4। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। जनता के खुशहाल जीवन के लिए उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध, विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रुपए की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। एक
अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नेता अपने चुनाव प्रचार में ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में खर्च की राशि 30 से 50% तक बढ़ा सकता है। लंबे वक्त से राजनेताओं की चुनाव प्रचार के लिए खर्च बढ़ाने की मांग रही है। साल 2011 में चुनाव आयोग ने लोकसभा सीट के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में खर्च की राशि 40 लाख तय की थी, जबकि विधानसभा सीट के उम्मीदवार के लिए ये राशि 16 लाख तय की गई थी। इस मामले पर अगले महीने होने वाले चुनाव आयोग की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस मामले में सरकार के सामने भी प्रस्ताव रखा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 123(6) के तहत अगर कोई उम्मीदवार चुनाव प्रचार में तय की गई राशि से ज्यादा खर्च करता है तो वो भ्रष्टाचार का मामला माना जाएगा। चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि समय समय पर चुनाव प्रचार में खर्च की जाने वाली राशि में बदलाव होता रहा है। बीते कुछ सालों में चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों ने झूठे दस्तावेज पेश किए। तो चुनावी खर्च की सीमा पर लंबे समय से बहस का मुद्दा रहा है, ये कहना है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का। हमारे कार्यक्रम सियासत की बात में कुरैशी ने माना कि था कि चुनावी खर्च पर सियासी दलों और चुनाव आयोग की राय में कई बार मतभेद रहा है। इलेक्शन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक जरिया है। चुनाव के दौरान तमाम तरह के जो अवैध पैसे होते हैं उसको ये लोग चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ में ये भी आलोचना होती रहती है कि महंगाई को देखते हुए जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप उस भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं कि काले धन का प्रयोग न हो तो आपको एक रैशनल तरीके से सोचना पड़ेगा, एक तालमेल बना के चलना पड़ेगा। इसके लिए आपका क्या व्यू है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मैंने कहा था कि इलेक्शन एक करप्शन का सबसे बड़ा स्रोत और फाउंटेन बन गया है, उसके पीछे मेरा मतलब ये था कि इलेक्शन में जितना पैसा खर्च होता है तो लोग 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अब जब 10 करोड़ रुपए खर्च करके जो आदमी जीत के आता है वो आते ही अपने अफसरों को बुलाएगा कि इलेक्शन में मेरे 10 करोड़ खर्च हो गया, 15 हो गया, मुझे आप मंथली पैसा देना शुरू कर दो, मैंने लौटाने हैं। तो अब पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी में नेक्सस हो गया। पॉलिटिशियन ने करप्शन की इजाजत दे दी, बल्कि इन्वाइट कर ली कि मुझे पैसे चाहिए, अफसर को मौका मिल गया कि वो करप्शन शुरू कर दी। तो जब पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस हो जाए करप्शन में तो उसकी वजह से एक विशेष सर्कल हो जाता है। इसलिए पैसे के जो रोल है इलेक्शन में उसको रोकथाम जरूरी है। यही वजह है कि कानून ने लिमिट निर्धारित की, वरना कानून कह सकता था कि जितना भी पैसा खर्च करना कर लो, एक निर्धारित किया ताकि एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। दूसरे, अगर आप बियॉन्ड योर मीन्स खर्च करेंगे तो किसी न किसी से पैसा लेंगे, या क्रिमिनल से लेंगे तो वो मुफ्त तो पैसा मिलेगा नहीं, वो अगर आपको पैसा देगा तो उसके बाद में फायदा उठाएगा। तो इसलिए कानूनी तौर पर कैप है। आपने दूसरा जो इशू उठाया कि उस कैप कितना होना चाहिए, वो लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होती रहती है, होनी चाहिए। एक तो ये इसका निर्धारण इलेक्शन कमीशन नहीं करती, ये मिनिस्ट्री करती है, सरकार करती है। पिछली बार हमने हमारे रिकमेंडेशन पे इन्होंने 10 से बढ़ा के 16 लाख कर दी थी विधानसभा के लिए और पार्लियामेंट के लिए 25 से 40। अब जब हम बात करते हैं तो कई पार्टीज कहती हैं कि ये तो बहुत है लिमिट, इससे ये तो बहुत ज्यादा, ये तो सिर्फ अमीर लोग ही इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेफ्ट पार्टीज खासतौर से ये कहती है कि हमें तो डिसएडवांटेज हो गया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हुई। रैशनल लिमिट क्या है उस पर कोई साइंटिफिक फिगर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, जितनी हायर लिमिट होगी उतना अमीर आदमी लड़ पाएगा, गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ये हमारी दुविधा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए अपना प्रदेश उत्तराखंड। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। महिला सशक्तिकरण की दिशा में
प्रदेश सरकार का अभिनव कदम विमेन पावर लाइन 1090। अगर किसी महिला को रास्ते में कोई परेशान करता है या फिर मोबाइल फोन से अश्लील संदेश भेजता है तो वुमेन पावर लाइन के टोल फ्री नंबर 1090 पर फोन करें। ये नंबर यूपी में कहीं से भी लगाया जा सकता है। तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी फोन कॉल्स महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सुनी जाएंगी। साथ ही शिकायतकर्ता को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं है। वुमेन पावर लाइन सेवा 1090 संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। पड़े मुसीबत पुलिस बुलाएं, मदद के साथ सुरक्षा पाएं। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। पुश करो, खुश रहो। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं। नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। आज जो कोयले से भरी इस ट्रेन को लेकर निकल गया, ट्रेन भी उसकी और कोयले का ये धंधा भी उसका। भैया तेवर हमारे खून में, तेरे भौंकने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त ऐसा था जब कलकत्ता सिर्फ 2 ही चीजों के लिए जाना जाता था। पहला हावड़ा ब्रिज और दूसरा विक्रम और बाला। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी माचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं। इस बीच मुख्यमंत्री बहुगुणा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। इससे पहले दिन में बहुगुणा ने राज्यपाल अजीज कुरैशी से मुलाकात की थी और नेतृत्व परिवर्तन पर कहा कि पार्टी के नेता कम मीडिया नेतृत्व परिवर्तन को लेकर ज्यादा चर्चा कर रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर कांग्रेस आलाकमान को जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि प्रदेश में विकास कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश ऊहापोह की स्थिति में है और ये सब कांग्रेस में चल रही खींचतान की वजह से है। पिथौरागढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस में चल रहे नेतृत्व परिवर्तन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जितनी ताकत नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कर रहे हैं, अगर राज्य के विकास में लगाते तो राज्य पटरी पर लौटता, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में प्रदेश पिछड़ रहा है। नैनीताल के सूखाताल इलाके में अवैध कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां रेता और बजरी पर
बजरी का अवैध रूप से स्टॉक किया जाता है। वहीं इलाके में अतिक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है और इस सब अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार उनकी शिकायत के बावजूद अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। कुमाऊं मंडल में काश्तकारों को आलू के बीज का संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि मांग के मुकाबले 30% बीज ही उपलब्ध हैं। हालांकि कुमाऊं कमिश्नर का कहना है कि जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा और पड़ोसी राज्यों से बुआई के लिए बीज मंगवाया जाएगा। वहीं काश्तकारों का कहना है कि बीज नहीं मंगवाया गया तो वो बर्बाद हो जाएंगे।